एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज की मेरे इस वीडियो में जो है मैं क्लास 9th दैट इज लेसन 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स समझाने वाली हूँ। ये वीडियो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, प्लस क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए भी है, वो लेजी स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने क्लास 9 में इस चैप्टर को नहीं पढ़ा था। और इसका एप्लीकेशन क्योंकि 10th क्लास में है तो आपको पढ़ना है वहां पे भी, तो आप जो है देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर बात की जाए एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में टॉपिक्स की, जो इस साल 2020 के लिए जो हमें पढ़ना है टॉपिक्स जो सीबीएसई ने रिड्यूस किया है, तो उसने बहुत कम टॉपिक्स को इंक्लूड किया है। दैट इज ओनली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मासेस एंड मोल कंसेप्ट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे रिलेटेड जो है आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट आई थिंक कि बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा जरूर जानेंगे, बिकॉज दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट और उनको समझे बिना जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए जो है मैं उन्हें उतना डीपली नहीं बट उन्हें थोड़ा सा इंक्लूड जरूर करूंगी अपने इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर एटम की बात की जाए तो एटम्स मैंने जो है इस टॉपिक पे ऑलरेडी इंट्रोडक्शन पे जो है एक वीडियो बना रखा है। तो अगर आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लस इस लेसन का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट, उसका भी मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाया है। तो अगर आपको मोल कंसेप्ट डीपली जानना है, अगर आपको इस वीडियो में जो है, बिकॉज मैं इस वीडियो को शॉर्ट रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसका एक डीप पूरा वीडियो बना रखा है, अच्छे से ब्रीफ वीडियो, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। मैं उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सबसे पहले अगर बात की जाए एटम्स की, तो दे आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस। किसी भी चीज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसी को हम एटम कहते हैं। दे आर फर्दर नॉट डिविजिबल, उनको जो है और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप जब तोड़ते जाओगे, ब्रेक करते जाओगे स्मॉल पार्टिकल्स में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो उससे ज्यादा आप स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक नहीं कर सकते हो। तो स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है, एक सब्सटेंस को फॉर्म होने के लिए जो स्मॉलेस्ट पार्ट चाहिए उसको हम जो है एटम कहते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है ब्रिक, ईंट, है ना। जैसे जिस तरह से एक एक ईंट को जोड़ के एक पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, या फिर अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ लिया होगा, 8 में तो पढ़ा ही होगा, तो जिस तरह एक एक छोटे छोटे सेल्स को जोड़ के एक पूरी किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी तैयार होता है, उसी तरह कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जो आप अपने आसपास देख रहे हो, आप हैं, हम हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल से लेकर वाटर से लेकर एयर, एवरीथिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स, ठीक है। स्मॉल स्मॉल एटम्स एक साथ जुड़ के एक बड़ा सब्सटेंस बनाते हैं जो विजिबल होता है, ठीक है। बेसिकली जो एटम्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो एक सिंगल एटम आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इनका जो साइज होता है वो 0.1 नैनोमीटर टू 0.5 नैनोमीटर होता है। मैंने यहाँ पे लिखा है साइज 0.1 टू 0.5 नैनोमीटर। सो बेसिकली दे आर वेरी स्मॉल। तो किसी भी सब्सटेंस का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसी को हम एटम कहते हैं। लिखा है It is the most fundamental unit of matter making of everything that we see. तो the most fundamental unit मतलब कि सबसे छोटी यूनिट जो है, ठीक है, जो सबसे जरूरी यूनिट है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, वही है जो जुड़ जुड़ के जो है हर चीज बनती है जो हम अपने आसपास देख रहे हैं। द होल यूनिवर्स कंसिस्ट ऑफ दीज स्मॉल एटम्स। यही एटम्स जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज में जुड़ के डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज योर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने बताया कि जो एटम्स है वो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो है डिफरेंट वेज में जो है जुड़ के अलग अलग सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। तो कुछ रूल तो होगा, है ना, कुछ लॉज होंगे जिनके बेसिस पे वो कंबाइन करते होंगे। यानी थोड़ी कुछ भी 4 एटम को जोड़ दे एक नया सब्सटेंस बन जाता है, नहीं बनता है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपस में रिएक्ट नहीं करती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि गोल्ड है, क्या गोल्ड अभी तक कोई ऐसी चीज बनी है जो गोल्ड के साथ रिएक्ट करे? बहुत कम, बहुत कम। प्लैटिनम के साथ तो बिल्कुल नहीं, तो है ना। लेकिन वहीं अगर बाकी मेटल्स की बात की जाए, सोडियम वगैरह, उसको तो हवा में रख दो आग लग जाती है, पानी में डाल दो आग लग जाती है ना। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस है तो उनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। तो कुछ बेसिक लॉज बनाए गए थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि जब भी कोई केमिकल कॉम्बिनेशन हो, कोई नया सब्सटेंस बने, कोई रिएक्शन हो, तो क्या क्या होता है, मतलब क्या बेसिक लॉज जो है उन एटम्स को फॉलो करने होते हैं, जिसे हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसमें आपको 2 पढ़ना था वैसे तो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लेकिन इस साल जो है आपको सिर्फ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ही पढ़ना है, ठीक है। तो उसके पहले जो है हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो केमिकल रिएक्शन होता है कि दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है, 2 या 2 से मतलब 2 चीज मान के चलिए, मिनिमम 2 चीज जब आपस में जुड़ती है और कोई नया चीज बन जाता है, उसी को जो है हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड,
है ना। प्लांट जो है वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उनसे जो एक नई चीज ग्लूकोज बना देते हैं, ग्लूकोज या ऑक्सीजन, एक से ज्यादा नई चीज बना सकते हैं वो। तो इसी तरह के रिएक्शन को जो है केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जो पहले जो चीजें होती हैं जो जुड़ के आप एक नया चीज बनाती है, तो जो पहले चीजें होती हैं एरो के पहले, रिएक्शन के पहले, मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल दिया है आपको, जैसे कि A प्लस बी जुड़ के C कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो A प्लस बी को हम रिएक्टेंट कहते हैं, और एरो के बाद जो बनता है, जो प्रोडक्ट होता है, मतलब जो लास्ट में रिजल्ट आता है, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, लिखा है ना रिएक्शन। अब आपको पता कैसे लगा कि रिएक्शन होती है, तो आप जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो टेम्परेचर चेंज होता है, कोई गैस निकलती है, कोई स्मेल आता है, या फिर कलर में चेंज आता है, या कोई प्रेसिपिटेशन फॉर्म होता है, इस तरह की चीजें जो है ये दिखाती है कि कोई ना कोई रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फिर से जो है क्लास 10th में लेसन 1 में पढ़नी है अच्छे से, तो मैं वहां पे उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगी, बस एक इंट्रोडक्शन मुझे देना था ताकि आप जाने कि हो क्या रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट इज हमारे लॉज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है उसे तो उतना इंपॉर्टेंस दिया नहीं गया है इस बार, लेकिन बट फिर मैं भी एक बार बता देती हूँ कि उसमें कहा क्या गया है। लिखा है इन ए केमिकल रिएक्शन मास ऑफ मैटर रिमेन्स कंजर्व्ड, है ना, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट बी क्रिएटेड। मतलब जब भी मास होता है बाय मास, जैसे कि मान लो कि मैं एक बहुत ईजी एग्जाम्पल देती हूँ आपको, कि मान लो 6 ग्राम, ठीक है, CO2 जो है वो जुड़ा प्लस 6 ग्राम H2O जुड़ा। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा, जो फोटोसिंथेसिस में मान लो कि दोनों 6-6 ग्राम जुड़े, एक मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, तो जो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है, अब मान लो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी बनता है, तो ऑक्सीजन तो उड़ जाता है, और मान लो कि 6 ग्राम ग्लूकोज बना, ठीक है, तो 6 ग्राम ग्लूकोज बना, तो हमें लगता है कि 6 ग्राम ग्लूकोज बना, 6 ग्राम कहाँ हो गया, पहले तो 6 12 होने चाहिए। यही कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो रिएक्टेंट के पहले जितना मास है सारे सब्सटेंस का लेके, रिएक्शन के बाद भी उतना ही होना चाहिए। तो हो सकता है कि जो 6 ग्राम अगर आप ऑक्सीजन है, अगर आप कुछ ऐसे इस रिएक्शन को किसी ऐसी जगह एक बंद कंटेनर में करें, तो हो सकता है कि आपको रिएक्शन के बाद में जो वेट है 12 ग्राम ही मिले, ऑक्सीजन एस्केप ना किया हो इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली जो मास होता है रिएक्टेंट्स का, उतना ही मास जो है वो प्रोडक्ट का आना चाहिए। टोटल मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना मास नया, ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे 12 ग्राम है रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद 14 ग्राम हो जाएगा, 0.1 ग्राम भी नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा तो पहले कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट होगा तभी बढ़ेगा। ठीक है, या 0.1 ग्राम भी घटेगा नहीं, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, एक फॉर्म तो दूसरे फॉर्म बस वो चेंज होगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यस, द नेक्स्ट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इसको जो इंक्लूड भी किया गया आपके सिलेबस में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस क्या कहता है कि जब भी कोई केमिकल कंपाउंड फॉर्म होता है, कोई केमिकल कंपाउंड बनता है, तो उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं, जो भी डिफरेंट डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स, वो हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय मास। उनका जो रेशियो होता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो फिक्स्ड होता है, इररिस्पेक्टिव कि वो कहां से आए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि वाटर। अब जो पानी है वो आप समुद्र का ले लो, उसमें से नमक हटा दो, प्योर वाटर की मैं बात कर रही हूँ। प्योर वाटर जो है आप इवेपोरेशन वगैरह प्रोसेस से जो है समुद्र का पानी ले लो, या नदी का पानी ले लो, जो आपके घर में अंडरग्राउंड वाटर आता है वो ले लो, कहीं का भी पानी आप ले लो। ठीक है, तो जब उसका जो मास होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, उसका जो मास दोनों। अब वाटर में होता क्या है आपके, तो वाटर में होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यही होता है ना। तो 1 हाइड्रोजन का वेट होता है 1U, तो 2 का 2 हो गया, और 1 ऑक्सीजन का वेट होता है 16, यही होता है। तो जब इनका रेशियो आप निकालोगे, तो दोनों को काटोगे तो 1/8। तो वाटर के मास का जो रेशियो है दैट इज फिक्स्ड 1:8, हाइड्रोजन 1 पे 8 मास ऑक्सीजन का जो है आपको चाहिए, दिस इज द फिक्स्ड रेशियो। अब ये वाटर आप कहीं से भी ले लो, नदी, नाला, कुआं, समुद्र, कहीं से भी ले लो आप। ठीक है, नींबू पानी में से इवेपोरेशन करके निकाल लो, कहीं से भी निकाल, जहां मर्जी से आप निकालो, प्योर वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट प्योर वाटर, उसमें नमक नहीं मिला होना चाहिए। ठीक है, सो प्योर वाटर का जो रेशियो होगा मास का, दिस इज द रेशियो 1:8, ये ऑलवेज फिक्स होगा। मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी इसको समझाया था, बट आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स थे, उनको समझ में नहीं आया था, उन्होंने कहा था कि मैम प्लीज बोर्ड पे समझाइए, तो मैंने बोर्ड पे भी आपको समझा दिया। आई होप इस बार आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज एक और एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो NH3 है ना, 1 नाइट्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन से जो है अमोनिया बनता है। तो बेसिकली नाइट्रोजन का जो वेट होता है, हमको पढ़ना भी है इस चैप्टर में एटॉमिक मास वगैरह के बारे में, आप लोग घबराओ नहीं, वो 14 होता है। हाइड्रोजन का मैंने बताया कि 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 है ना, तो 3। अब क्योंकि इनका जब आप रेशियो निकालोगे तो ये आपस में डिवाइड होकर स्मॉल और स्मॉलेस्ट नंबर में नहीं कट सकते हैं, तो अमोनिया जो है वो 14:3 रेशियो, 14 पार्ट्स अमोनिया का मास, सॉरी नाइट्रोजन का मास प्लस 3 पार्ट्स हाइड्रोजन के
मास में जो है वो कंबाइन होते हैं। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एटम्स। एटम्स के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, उसके बाद उनके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे। ठीक है, वो किस तरह से बनते हैं। नेक्स्ट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने जो है वो जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस थे, लॉ ऑफ जो केमिकल दो हमने कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ा था, कांस्टेंट पोजीशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, उनके बेसिस पे उन्होंने एक थ्योरी दी जो उन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को जो है एक्सप्लेन करती थी। सो देखो उन्होंने लिखा क्या था कि सबसे पहले लिखा था उन्होंने मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। तो जितने भी चीजें हैं, जो भी मैटर है, वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड एटम से जुड़ के बनती हैं। ठीक है, द नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, मतलब किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं, उससे ज्यादा किसी भी मैटर को और छोटा तोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद लिखा है कि जो सेम एटम्स जो सेम एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो कहीं से भी लिए गए हों, उनका जो एटॉमिक मास है और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो ऑक्सीजन जो एयर में जो O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है वो ले लो, या वाटर का ऑक्सीजन ले लो, या ग्लूकोज में का ऑक्सीजन ले लो, या किसी और चीज का ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन कहीं से भी लो आप, उसका जो मास होगा वो भी सेम होगा, प्लस उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमेशा सेम होंगी। मतलब सेम एटम्स जो है हर तरह से आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं। दुनिया कोई भी ऑक्सीजन ले लो, उसका जो मास होगा वो 16U होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सेम होंगी सारे ऑक्सीजन की। ठीक है, द नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट एटम्स है उनका एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर लाइक कार्बन और ऑक्सीजन ले लो, ठीक है, तो उनका जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास है वो अलग अलग है, यस, और केमिकल प्रॉपर्टीज भी जो है वो अलग अलग होंगी। द नेक्स्ट इज कह रहा है कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियोज टू फॉर्म कंपाउंड। अब एटम्स जो है ना कभी भी आधे नहीं जुड़ते हैं, आधा ऑक्सीजन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, वाटर बन गया, नो, है ना, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन पे दो हाइड्रोजन चाहिए तो एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा ऑक्सीजन ले लिया, एक हाइड्रोजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन से जो आधा उसका मांग लिया और हमने जो है वाटर आधा वाटर मॉलिक्यूल बना दिया। ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा वो फिक्स्ड होल नंबर रेशियोज में 1 2 3 4 पॉइंट्स में कभी भी जो है वो, या फ्रैक्शंस में कभी भी वो कंबाइन नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है इन गिवन कंपाउंड नंबर एंड काइंड ऑफ एटम इज फिक्स्ड। ठीक है, एक जो कंपाउंड होगा उसमें काइंड और नंबर ऑफ एटम्स जो है वो फिक्स होंगे। अब जैसे कि मैं बात करती हूँ ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है अगर C6H12O6 है ना, तो अब ये सारे ग्लूकोज के लिए हमेशा यही रहेगा। ठीक है, जब भी आप ग्लूकोज की बात करोगे तो दिस इज द फॉर्मूला, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स, 12 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। ये फिक्स्ड है। अगर इसमें से आपने एक भी, किसी भी तीनों में से आपने कुछ हटा के, आप कार्बन की जगह हटा के आपने सल्फर कर दिया, वो ग्लूकोज नहीं रहेगा। ऑक्सीजन की जगह हटा के आपने कुछ कर दिया, वो ग्लूकोज नहीं रहेगा। नंबर हटा दिया है ना, हाइड्रोजन 12 कंजूसी कर ली, 10 ही दिया, बोला ग्लूकोज बना लो, नहीं बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये डाल्टन्स जी ने कहा था। अब उनकी बात हुई खत्म, अब हम बात करेंगे एटम्स की। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप एटम के बारे में, तो बात ही उसी के बारे में हो रही है, बट अगर उसको बात की जाए तो उसको बेसिकली 3 पार्ट्स में कैटेगराइज में यहाँ पे किया। सबसे पहले हम किसी भी एटम का सिंबल देखते हैं, है ना। तो क्योंकि इतने सारे एटम्स हैं, अभी तक ऑलमोस्ट लेटेस्ट में 118 एलिमेंट्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। तो उनके 118 एलिमेंट्स का सबका जो है वो बड़ा बड़ा नाम, आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कुछ कुछ तो बड़े आड़े टेढ़े भी नाम होते हैं, टाइटेनियम, स्कैंडियम, वेनेडियम, इस तरह के नाम होते हैं। तो अब इतने लंबे लंबे नाम तो आप याद करोगे नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम इनका सिंबल बना लिया, सबके नाम का जो हमने एक सिंबल निकाल के रख लिया है। जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर के लिए S, पोटेशियम के लिए K, सोडियम के लिए Na, इस तरह से जो है हमने, मतलब बेसिकली हमने ट्राई किया था कि सारे जो एटम्स हैं उनका फर्स्ट या फर्स्ट 2 अल्फाबेट्स लेकर जो है उनका सिंबल बना लिया जाए। बट कुछ अल्फाबेट्स ऐसे, मतलब कुछ एटम्स ऐसे भी थे जिनके 2-3 एटम्स जो है उनके सबके नाम जो है S से शुरू होते हैं या P से शुरू होते हैं। तो उस टाइम पे जो है कुछ चेंजेस भी हुए हैं, है ना, उनके दूसरे नेम को भी कंसिडर किया गया है, दूसरे लैंग्वेज के नेम्स को भी। तो एक सिंबल जो है आप लोग एक बार देख लीजिएगा, आपकी बुक्स में 100% होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल डिस्कस नहीं किया, प्लस जो है उसको टॉपिक से भी हटा दिया गया है। बट सिंबल इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको एटम्स के सिंबल ही नहीं पता होंगे तो फिर जो कुछ भी हम ताम झाम पढ़ रहे हैं सब कुछ बेकार है। आई डोंट नो व्हाई हटाया गया, बट ठीक है, कोई नहीं। आई थिंक बहुत चालाकी की है सीबीएसई वालों ने आपके साथ, क्योंकि एटम्स के सिंबल तो आपको ऐसे भी याद करने पड़ेंगे ना, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, क्या क्या निकालने के लिए, मोल कंसेप्ट के लिए आपको एटम के सिंबल तो याद करने ही करने पड़ेंगे, है ना। तो उसने बड़ी चालाकी की है, जो है हटा दिया है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। फॉर 10th क्लास तो पक्का याद करना पड़ेगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा उसे। ठीक है, दूसरा पार्ट जो होता है उसका होता है एटॉमिक नंबर। तो पीरियोडिक टेबल में जो आप 10th क्लास में पढ़ेंगे, जो पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सारे एटम्स को उनके मॉलिक्यूलर नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से जो अरेंज कर दिया गया है। हाइड्रोजन सबसे नंबर 1 पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब ताकि याद रहे।
जो सीरियल वाइज उनको अरेंज किया गया है 1 से लेकर 118 तक, वो उसको इसी हिसाब से अरेंज किया गया है कि सबका एटॉमिक नंबर उसका सीरियल नंबर के हिसाब से आ जाए। ठीक है, तो उसको जो है हम ए से डिनोट करते हैं। लेकिन अब ये जो एटॉमिक नंबर है ये ऐसे थोड़ी हमें दे दिया कि चलो मन किया हाइड्रोजन को 1 पे बिठा देते हैं, है ना, ऑक्सीजन को जो है वो 8 पे बिठा देते हैं, इस तरह से नहीं किया गया। नो, ऐसा नहीं है। उनके जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखा गया है। एटम्स के अंदर जो है वो 3 पार्ट्स होते हैं, 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो डाल्टन जी ने जो कहा था कि एटम्स आर इंडिविजिबल, उन्होंने गलत कहा था, बट इसको जो है अभी तक उनको 9th क्लास में जो है हमने उनको ऐसा चलने दिया, चलिए कोई नहीं, है ना, 9th क्लास के लेसन 3 तक, है ना, लेसन 4 में हम उनको गलत भी साबित करेंगे। ठीक है, तो एटम जो होता है, कोई भी एक एटम होता है, स्मॉलेस्ट एटम, अब जो ईंट होती है वो भी तो मिट्टी की बनाता है, मिट्टी और पानी, और उसको जो आग में तपा के बनाया जाता है, राइट। ऐसे तो नहीं कि ईंट ऐसी की ऐसी पाई जाती है, उसको तोड़ भी सकते हैं हम स्मॉलेस्ट पार्ट में। तो एटम को हम 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 जितने भी होते हैं, वही होता है उसका एटॉमिक नंबर। तो क्योंकि हाइड्रोजन 1 नंबर पे है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है ना, हीलियम 2 नंबर पे तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। इस तरह से जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के हिसाब से हमने सारे एटम्स को अरेंज कर दिया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के साथ साथ हमने ध्यान रखा है कि अब जैसे कि जो जिसमें 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसको 3 नंबर पे हम रख देते हैं, है ना, सीरियल वाइज भी, ताकि ऐसा याद करने में भी आसानी हो जाए। उसके बाद अगर बात की जाए एटॉमिक मास की, तो बेसिकली अब मास के लिए क्या किया था, किसी चीज का जो मास निकालेंगे तो पूरा मास निकालेंगे उसका। पूरा कहने का मतलब है कि हर चीज का, है ना। अब जो है आपका जब वेट होगा तो आपका थोड़ी होगा कि किडनी आपका 4 ग्राम थी 200 ग्राम का है, लीवर आपका 2 kg का है ना, स्टमक आपका आधा kg का, इस तरह से तो नहीं करते हैं। आपके पूरे बॉडी का वेट लिया जाता है ना, तो पूरे बॉडी के वेट में हर चीज इंक्लूड है। ठीक है, तो हर चीज मतलब कि जो किडनी और जो सब ब्रेन, आई, सबका कुछ ना कुछ वेट होगा, सबका जुड़ के आपका एक बॉडी का एक वेट बना है। उसी तरह से एटम में क्योंकि 3 चीजें प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो इन्हीं तीनों का जो मास का सम होता है वही किसी भी एटम का मास होता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है। छोटा सा ट्विस्ट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मास जो होता है वो बड़ा ही नेग्लिजिबल होता है, छोटा होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लो कि प्रोटॉन अगर 2 kg है, इतना ज्यादा नहीं होता है प्रोटॉन, बहुत उनका तो वेट मिलीग्राम्स वगैरह में होता है, बट मैं बात कर रही हूँ, मान लो प्रोटॉन जो अगर 2 kg है तो उस पे इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 ग्राम होगा। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कि हम आलू अगर खरीदते हैं तो 2 kg हम तोलने के लिए बोलते हैं, तो 2 kg से 3-4 ग्राम वो एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, नेग्लिजिबल होता है, 2-3-4 ग्राम तो है ना। तो उसी तरह से जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ही छोटा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सॉरी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है, लेकिन उनके कंपेरिजन में 2000 गुना कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ठीक है, जहां पे मैंने जैसे बताया कि इलेक्ट्रॉन अगर 2000 ग्राम के बराबर है तो इलेक्ट्रॉन 1 ग्राम के बराबर है। तो ऐसे में जो है हम इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर कर देते हैं, और जो एटॉमिक मास हम जोड़ते हैं वो होते हैं सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो है देखो लिखा है टोटल मास ऑफ एटम ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। तो मैंने भी बताया इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल मतलब माना जाता है, इग्नोर किया जाता है, बहुत कम होता है। अब देखो पहले जो है इसको एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है, उसकी जो ऐसा यूनिट थी वो एएमयू थी, है ना, कि एटम्स की मास की, एटॉमिक मास की जो एआई यूनिट थी वो एएमयू थी, एटॉमिक मास यूनिट थी, बट बहुत बड़ा हो जाता था। तो आजकल जो है लेटेस्ट, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आईयूपीएसी उन्होंने उसको चेंज करके जो है सिर्फ यू कर दिया है, यूनिफाइड मास। सिंगल यूनिफाइड मतलब एक कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मास को जोड़ के यूनिफाइड 1 कर दिया गया है, तो यू। उसके बाद अगर बात की जाए तो अब उसको तौला कैसे जाता है भाई, मास जो है अब किसी भी एटम का इतना ही है, वो तौला कैसे जाता है। तो अब हम लोग जो है कैसे तौलते हैं, बटखरे से, वो तराजू में वो 1 kg 2 kg का बटखरा होता है, उसी की हेल्प से तौलते हैं ना चीजों को, है ना। तो हमने क्या किया, फिक्स किया उसको। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, पत्थर को एज्यूम कर देता था कि ये पत्थर है, मान लो ये पत्थर 1 kg का है, उसी के हिसाब से जो है सारी चीजों को तौल दिया गया, है ना। या फिर जो है मान लो खरबूजा पहले लिया जाता था, जो वाटरमेलन बड़ा वाला, उसके 12 पार्ट्स किए जाते हैं, एक खरबूजे के 12 पार्ट्स किए जाते थे, बड़े वाले खरबूजे के अच्छे घर से, और 12 पार्ट्स को जो है क्या किया जाता था, एक पार्ट निकाल के एक पार्ट को जो है 1 kg के बराबर बोल दिया जाता था, और उसी के बेसिस पर सारी चीजों का जो हम वेट निकाल लेते थे, है। या फिर एक पत्थर हमने फिक्स कर दिया कि भाई ये 1 kg है, ठीक है। तो ऐसा है कुछ जो है इस तरह का कोई फिक्स्ड जो है हमने अपने इसमें भी लिया, एटम्स के लिए भी लिया हमने एक फिक्स्ड मास, एक फिक्स्ड की ये जो है एक एटॉमिक मास यूनिट 1 यू के बराबर है, और इसी के बेसिस पे जो है 1 kg का बटखरा अगर आपको मिल गया तो आप कुछ भी तौल सकते हो, राइट। 1 kg के बटखरा से आप वैसे 50 kg बना सकते हो ना, 50 बटखरे बना सकते हो 1-1 kg के, और उसके हिसाब से आप कुछ भी तौल सकते हो, 50 kg तक, 100 kg, 200 kg, कितना भी, है ना। तो
पहले जो है वो ऑक्सीजन के एटम को लिया गया था। ऑक्सीजन का जो एटम है उसका 1/16 पार्ट को एक एटॉमिक मास यूनिट माना गया था। मतलब एक ऑक्सीजन के एटम को लेके उसके 16 इक्वल पार्ट्स किए गए थे और एक पार्ट को जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट माना गया था। 1 kg का बटखरा मान लिया गया था और उसी के बेसिस पे सारे एटम्स का जो है मास निकाला जाने लगा। अब उसको दो वजह से लिया गया था ऑक्सीजन को। पहले एक तो वो ऑक्सीजन बहुत सारी चीजों के साथ रिएक्ट करता था, लार्ज नंबर ऑफ एटम के साथ रिएक्ट करके वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाता था। और दूसरा, जब उसके उस बटखरे को यूज करके जब मास निकाला गया तो बहुत सारे एटम्स का जो मास है वो लगभग होल नंबर में आने लग गया, है ना। लेकिन तो इन 1961 जो है वो कार्बन 12 C12 आइसोटोप को जो है वो चूज किया गया था किसी मतलब 1 एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन करने के लिए। तो कार्बन 12 आइसोटोप का जो है वो 12 पार्ट्स किया गया था, 12 इक्वल पार्ट्स किया गया था और उसके 1 पार्ट को जो है वो माना गया था 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर, ठीक है। सो क्योंकि ऑक्सीजन से जो है बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इस वजह से सारे एटम्स का मास जो है वो सही से नहीं निकल पा रहा था, इसलिए जो है वो बाद में C12 आइसोटोप को जो है वो कंसिडर किया गया। तो अब देखो बहुत सारे लोगों को आता है मतलब दिमाग में कि अब जो है C12 का 1/12 पार्ट को यूज किया गया, तो कैसे यूज किया गया इतने सारे मास को? क्योंकि 1/12 पार्ट जो है वो सिर्फ 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। अब इससे हम 100 एटॉमिक मास यूनिट के जो एटम्स का मोल कैसे वेट कैसे निकालते हैं? तो देखो एक स्टैंडर्ड बटखरा बन गया आजकल, जो 1 kg का बटखरा चल रहा है ना। अब उस बटखरे की बहुत सारी कॉपीज बन गई। अब मान लो कि अगर सिर्फ 1 kg का बटखरा होता तो हम चीजों को कैसे नापते हैं ना, 10 kg को हम कैसे वेट करते। बट अगर उस स्टैंडर्ड जो एक बटखरा है उसकी हमने 10 कॉपीज बना ली तो अब 10 को एक साथ चढ़ के हम 10 kg को वेट कर सकते हैं ना। उसी तरह से जो है C12 आइसोटोप के 1/12 पार्ट को एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर माना गया और उसके अकॉर्डिंगली ही जो है सारे एटम्स का वेट को निकाल दिया गया। तो देखो आपसे 1 एटॉमिक मास यूनिट का अगर डेफिनेशन पूछा तो यहाँ पे लिखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट इज अ मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट वो मास यूनिट है इक्वल टू किसके बराबर है? एग्जैक्टली 1/12, एकदम एग्जैक्टली 1/12 पार्ट होता है कार्बन 12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12 एटम, है ना। कार्बन 12 आइसोटोप का जो पूरा मास होगा उसका 1/12 पार्ट हम कर देंगे, ठीक है। और उसका एक पार्ट जो है 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होता है। इसके बाद देखो आपको पूछ रहा है मॉलिक्यूल्स के बारे में भी आपको जानना है। एटम्स के बारे में तो आप जान गए, मॉलिक्यूल्स तो क्यों जो है एटम्स किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं? तो एटम्स जो है वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब वो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, सॉरी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स या मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं? तो देखो कह रहा है कि एक जो सिंगल एटम है, ठीक है, अगर वो नोबल गैसेस नहीं है, अगर पीरियोडिक टेबल के लास्ट ग्रुप में जो आते हैं वो अगर उसके 18th ग्रुप के अगर वो एलिमेंट्स नहीं है, ठीक है, तो बाकी जितने भी हैं वो अकेले नहीं रह सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके पास जो है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। अब ये सारी चीजें तो आपको पढ़ानी नहीं है इस बार के सिलेबस में, लेकिन फिर भी अगर आपको जानना होगा आयनिक कंपाउंड्स उनके बारे में और केमिकल फॉर्मूलाज वगैरह बनाने के बारे में, इस चैप्टर का वो भी एक पार्ट है। तो मैंने अलग से उसका भी एक वीडियो बना के रखा है, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जो है आप सीख सकते हैं, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। आपको जो है वो 10th क्लास में उसको जानना है, पढ़ना है उसके बारे में, और 10th में नहीं जानना है तो फ्यूचर में तो आपको जानना ही जानना है। 10th इज नॉट द डेस्टिनेशन ना, वो मंजिल नहीं कि 10th पास कर लिया हो गया, राइट। उसके बाद भी आपको ऊपर जाना है। 3-4 साल बाद जब ये कोरोना वगैरह हट जाएगा देन आप को कोई बहाना नहीं चलेगा उस टाइम पे अगर आप इंजीनियरिंग मेडिकल दोगे कि यार कोरोना था तो मैं 9th में ये नहीं पढ़ा, 10th में नहीं पढ़ा, ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है। सो आपको जानना चाहिए हर चीज, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, है ना। तो यस आई वॉज वेयर, हाँ। तो जो एटम्स थे वो जो मतलब कि एक्स्ट्रा उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स बच होता है, ऑक्टेट पूरा ना होने की वजह से टोटल नंबर ऑफ मतलब वो अनस्टेबल होते हैं, जो एटम्स होते हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, उसकी वजह से वो अनस्टेबल होते हैं। एक एटम अकेला जो है एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। लास्ट ग्रुप की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लास्ट 18th ग्रुप को हटा के बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बड़े। अब आप अकेले रह सकते हो? बताओ, नहीं बताओ। कुछ ही दुनिया में ऐसे होते हैं वो साधु टाइप जो दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन सबको कोई चाहिए, फ्रेंड्स रिलेटिव सबको चाहिए लड़ने के लिए, लेकिन चाहिए ना भाई। उसी तरह से जो एटम्स में होते हैं वो भी अकेले नहीं रह सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो आप देखो, जब आप अकेले रह सकते हो तो आप किसके साथ फ्रेंड मतलब आप घुलते मिलते हो? या तो आप अपनी फैमिली के साथ घुलोगे, है ना, अपने जैसे लोग होते हैं फैमिली में, या फिर आप जो है दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ घुलोगे, वो अपने जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जो एटम्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में फॉर्म होते हैं। कभी भी एक सिंगल एटम, जब भी आप याद करो, हम जो एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन जो है वो H2 की फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में। इस तरह से वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, एक सिंगल एटम नहीं होते हैं। एक सिंगल
एटम जब कंबाइन हो जाए अपने जैसे एटम दूसरे एटम के साथ, है ना, या फिर किसी और तरह के एलिमेंट्स के साथ जब वो कंबाइन हो जाए तो उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब वो एक रेशियो में कंबाउंड होते हैं फिक्स, ऐसा नहीं कि 4-5 जुड़ गए मॉलिक्यूल बन गया, नहीं, वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, वो किसी के साथ जुड़ के जब स्टेबल हो जाते हैं तो उसी को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अगर दो एटम आपस में जैसे जैसे कि O2 है, H2 है, N2 है, इस तरह से वो जुड़ के अगर स्टेबल हो रहे हैं तो उन्हें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अगर 3 एटम जुड़ रहे हैं जैसे कि ओजोन O3, है ना, तो इसे हम ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जो लास्ट मैंने जैसा बताया कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट्स है वो सिंगल अकेले ही खुश हैं, वो अकेले ही स्टेबल हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मोनो मीन्स 1, तो एक एटम के बने होते हैं वो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेबल फॉर्म होते हैं और एटम्स जो होते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली जो भी एटम्स इस वर्ल्ड में है वो अनस्टेबल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। जैसे ही वो अनस्टेबल होते हैं वो कोई ना कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ के अपने जैसा ही या दूसरा कोई भी एलिमेंट ढूंढ के वो जुड़ के स्टेबल हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात? और इसी वजह से इतने ये जो एटम्स है वो अनस्टेबल होते हैं और किसी के साथ जुड़ के वो स्टेबल होते हैं। दिस इज द रीजन कि इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स वगैरह जो है आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर जैसे कि एक जैसे कि O2 है, H2 है, N2 है, वो सेम 2 O मिलके आपस में कंबाइन हो गए, तो ऐसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। इसे हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। लेकिन अब मान लो H2O है, तो यहाँ पे जो है 2 अलग अलग एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ये कंपाउंड बन गया, अभी एलिमेंट नहीं रहा। जब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आपस में जुड़ते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं ना, तो ये हो गया मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। समझ में आ रही है बात? द नेक्स्ट इज, आप अब ये तो जान गए कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल ऑफ एटम अब आप जान गए। अब आता है आपको सीखना है मॉलिक्यूलर मास निकालना। ठीक है, अब वो जो मॉलिक्यूल आपने बनाना सीखा उसका मास निकालना आपको सीखना है। तो मास बहुत इजी है यार, है ना। मैं आपसे बोलूं कि आप लोग 4 दोस्त हो, एक का वेट जो है 50 केजी है, एक का 40 केजी है, एक का 30 केजी है, एक का 70 केजी है ना। तो आप लोग टोटल आप लोग का वेट क्या हो गया? क्या करोगे? चारों अपने फ्रेंड्स अपना वेट जोड़ लोगे, ऐड कर दोगे, बस सिंपल यही है मॉलिक्यूलर मास, है ना। जो दोस्त मिले थे अभी, जैसे कि O2 का मॉलिक्यूलर अगर मास आपको निकालने को बोल जाएगा तो एक का होता है 16, तो 2 का हो जाएगा कितना? 16 + 16, या 2 × 16 कितना? 32। सिंपल है, बस सारे दोस्तों का जो है मास जोड़ देना। देखो यहाँ पे 3 दोस्त अलग अलग दिख रहे हैं। HNO3 नाइट्रिक एसिड आपका है, तो इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीनों दोस्त का मास पूछो और निकाल दो यार। अब देखो कैसे निकालोगे आप लोग। देखो हाइड्रोजन का मास तो बेचारा अच्छा बहुत ही हल्का होता है, किसी के साथ जुड़ जाता है, 1 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। मास याद कर लेना सब लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑक्सीजन का कितना होता है? अभी बताया मैंने, 16, है ना। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 3 मॉलिक्यूल है, 3 एटम है ऑक्सीजन का, तो तीनों का मास जुड़ेगा। समझ में आ रही है बात? 3 बार ऑक्सीजन, तो तीनों बार उसका मास जोड़ना है, ये नहीं कि एक बार जोड़ दिया। तो अब यहाँ पे 16 + 16 + 16 लिखोगे। अच्छा थोड़ी लगेगा, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स यूज करेंगे। 3 × 16, राइट। 16 + 16 + 16 बराबर 3 × 16, एक ही बात होती है। अब इन सबको आप जोड़ दो तो HNO3 का मास आपको मिल जाएगा। मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है, मैं बड़ी कमजोर हूँ। मेरे जो अपने स्टूडेंट्स है ना वो जानते हैं कि मैम। तो द नेक्स्ट इज योर, अब मान लीजिए जिसकी ग्लूकोज का मास आपको निकालना है, तो C6H12O6, है ना। तो कार्बन का 12 होता है और 6 मॉलिक्यूल है कार्बन के, तो 6 × 12 या 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 हाइड्रोजन है तो 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन एक का कितना? 16 × 6। जोड़ लो, निकल आएगा मास, है ना। जोड़ लो, मैंने अभी बताया ना, मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है, छोड़ो। H2O बड़ा सिंपल, इसको तो मैं निकालूंगी, मुझे आता है ना। 2 × 1, 2 हाइड्रोजन है, एक का एक है ना, प्लस 16, है ना, 18। इतना आता है मुझे, ठीक है। सो बस इतना ही था। अब मोल कंसेप्ट जानेंगे। तो मोल कंसेप्ट में क्या किया है, अब जैसे कि एक रिएक्शन है, तो रिएक्शन में जो है हमने मान लो कि जैसे कि बहुत सिंपल रिएक्शन लिख के देती हूँ आपको। गरीब आदमी, डस्टर नहीं हमारे पास। तो जैसे कि मान लो कि अब 2H2 + O2 मिलके 2H2O दिया ना। अब देखो आप इसको 2 तरह से देख सकते हो, ठीक है। एक तो आप इसको कैसे देख सकते हो कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं,
ठीक है। एक इसका ये भी तरीका है कि आप इसका वेट निकाल दो, है ना, 4U हाइड्रोजन प्लस 32U ऑक्सीजन मिलके जो है वो 36U वाटर आपको जो है वो दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अब ये सब था, इनको जो एक स्टैंडर्ड आपको इसको बनाने का दे दिया गया मोल कंसेप्ट, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स, मास, एटम सबको जो है हमने एक साथ कर दिया है। माई डॉग इज बार्किंग, प्लीज इग्नोर दैट। तो जब अब दो ही फॉर्मूला है आपके मोल कंसेप्ट में 9th क्लास में। इस मोल कंसेप्ट मैंने बहुत ही बढ़िया वीडियो बना रखा है पूरा, तो आपको अगर डिटेल में समझना है तो आप वहां पे भी समझ सकते हैं। आई थिंक आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, मैं उसका लिंक जरूर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, क्योंकि वहां पे एक पूरी डिटेल्ड मैंने समझाया है। ये वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं बताया है, बस मैं आपको फॉर्मुलाज बता दे रही हूँ। तो बेसिकली 1 मोल जो है मोल कंसेप्ट में 1 मोल को कंसिडर किया गया, तो 1 मोल को जो है वो इक्वल बराबर किया गया एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू है वो बताई गई 6.22 या 23 इग्नोरेबल है इंटू 10 टू पावर 23। ये है आपका 1 एवोगैड्रो नंबर A नॉट या M नॉट जो भी कह लो, इसकी वैल्यू ये बराबर है 1 मोल के, है ना। अब 1 मोल जो है स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अब 1 मोल जो है वो सबके बराबर है, ठीक है। 1 मोल जो है ये एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू योर 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। 1 मोल इज इक्वल टू योर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल इज इक्वल टू एनी एटम, मॉलिक्यूल और आयंस का जो वेट है वो की वैल्यू जो है 1 मोल के बराबर है। और 1 मोल की वैल्यू क्या है 6.022 10 टू पावर 23। अरे कहने का मतलब है कि 1 केजी आलू, है ना, या 1 केजी प्याज या 1 केजी टमाटर है तो 1 केजी ही ना। अब हो सकता है कि आलू में जो है आलू कम हो, आलू का वेट ज्यादा होता है तो आलू जो है वो 10 ही निकले, प्याज जो है वो 12 निकले, टमाटर जो है वो 8 निकले, जिस तरह से भी जो है जो भी है, मतलब समझ रहे हो बात। लेकिन 1 केजी इज इक्वल टू 1 केजी, तो उसी तरह से जो है इसको 1 मोल में कंबाइन कर दिया गया। 2 ही फॉर्मूला है जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसको जो है मैंने अपने मोल कंसेप्ट वाले वीडियो में और थोड़ा सा अच्छे से बताया नहीं 2 फॉर्मूलाज को। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स, आपसे ये 2 चीज पूछ सकता है, फिर एक और चीज पूछ सकता है गिवन मास, तो यहीं से निकल जाएगा। जैसे कि अब आपको पता है हम लोग बच्चे थोड़ी है ना, 3 चीज दिया है, तीनों में से कोई एक चीज 2 चीज देके एक चीज पूछ सकता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई उधर करके जो हम लोग निकाल लेंगे। इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट हो, मैं इतने इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैथ्स में, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स बड़े इंटेलिजेंट है ना, वो मुझे हमेशा बता देते मैम ये होगा, मैम प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन मुझे हमेशा सिखाया करते थे, है ना। आई मिस माई स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास। जो भी आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए दे रहा है, आप क्वेश्चंस के ना वो उसमें मत फंसो, आप बस देखो कि आपको क्या दिया है, आपको क्या निकालना है। मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप पहले गिवन लिख लो, किसी भी क्वेश्चन में गिवन क्या है और उसके बाद आपसे पूछ क्या रहा है ना, तो इजी हो जाता है। तो गिवन जैसे कि मान लो कि आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, आपने देख लिया क्वेश्चन में कि हमको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, हमको दिया क्या होना चाहिए उसके लिए, गिवन मास और एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो आपको गिवन मास दिया होगा कि 10 ग्राम ये चीज है ना, और जो है तो 10 ग्राम ये चीज है, तो उस अगर वो एटम है तो उसका एटॉमिक मास दिया होगा, या फिर आपको याद भी करना पड़ेगा। अगर वो मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट दिया होगा जो हमने भी निकाला, या फिर आपको याद भी करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आप कर सकते हो। बड़ा आजकल जो क्या करते हैं ना, एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछते हैं वो आपसे। मान लो किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो, किसी भी कंपाउंड का जो है आपसे नंबर ऑफ मोल्स पूछ दिया। अब जैसे कि मान लो HNO3 में नंबर ऑफ मोल्स पूछ दिया उसने आपसे, ठीक है। अब वो क्या करेगा, वो आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक मास बताएगा और बोलेगा उसका निकालो। तो उसमें आपको एक और चीज करना पड़ेगा ना, अब क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा पहले। तो मतलब आपने निकाल लिया जैसे तैसे, है ना, जैसे तैसे कि अच्छे से निकालोगे आप लोग। उसके बाद अब नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या करना है, कुछ नहीं, ऊपर गिवन मास जो मास दिया होगा वो, और नीचे जो है एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर वेट को रख दो, डिवाइड कर दो, आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। इसी को हम n के बराबर भी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। इजी, नो रॉकेट साइंस। द नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल पूछ लिया, तो वो हमें पता है कि 1 मोल में कितना एटम और पार्टिकल होता है 6.022। तो किसी भी सब्सटेंस में कितना टोटल होगा, जितना टोटल नंबर ऑफ मोल्स होगा। 1 मोल में अगर इतना वैल्यू है तो नंबर ऑफ मोल्स में कितना होगा, n इंटू इतना। 1 मोल में अगर इतनी वैल्यू है एवोगैड्रो नंबर की, तो 4 मोल में कितनी होगी, 4 इंटू इतना। तो n मोल में कितनी होगी, n इंटू इतना। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या निकलेगा, n नंबर ऑफ मोल्स है, ऐसे निकलता है, इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो अगर आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो आप उसको 6.022 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको डायरेक्ट नहीं दिया है तो आपको फिर वही गिवन मास और एटॉमिक मास दिया होगा, तो पहले आप उन दोनों को डिवाइड करके जो n की वैल्यू निकालो, फिर मल्टीप्लाई करो, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लो, जैसा आपको इजी लगे,
ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, है ना। अब जैसे कि इसमें मैंने आयनिक कंपाउंड्स, आयंस फॉर्मेशन, केमिकल फॉर्मूला, ये सारी चीजें नहीं बताई हैं, है ना। तो इसका मैंने बताया, जैसे कि मैंने इसका अलग वीडियो बनाया, तो आप वहां से चेक कर सकते हो, पढ़ना जरूर, क्योंकि वो आगे काम में आएंगी, है ना। ऐसे थोड़ी एनसीईआरटी ने पहले से दिया और रखा है, भले इस बार जो है कोरोना की सिचुएशन की वजह से जो है आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया है, बट ईच एंड एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन साइंस, ठीक है। सो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, फिर क्या डाउट है, या फिर मैंने कैसा पढ़ाया। बाय बाय।